अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ सिविल लॉ इन जर्मनी। जर्मनी में जो सिविल लॉ की डेवलपमेंट है वो कैसे हुई, इसकी क्या हिस्ट्री है और ये कहाँ से ट्रेस हुई और इसका ओरिजिन क्या है और इसके मज़ीद आगे से कौन कौन से इराज है जिसमें इसकी मज़ीद डेवलपमेंट होती रही और इसका मॉडर्न सिस्टम क्या है। आज हम उस सब को डिस्कस करेंगे। तो हम देखते हैं कि जो सिविल लॉ है उस जर्मनी में वो बहुत ज़्यादा अपनी एक लॉन्ग और रिच हिस्ट्री रखता है, ठीक है, जो कि इवॉल्व होती आ रही है काफ़ी सदियों से, बहुत सदियों से। तो हमने डेवलपमेंट ऑफ सिविल लॉ को हमने 5 की पीरियड्स में डिवाइड किया है, ठीक है। सबसे पहली जो हमारी हेडिंग है वो रोमन लॉ एंड मिडल एजेस है। अब हम इसमें देखते हैं कि जो रोमन लॉ है उसका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा है दूसरी यूरोपियन कंट्रीज़ में, अमेरिकन कंट्रीज़ में, और अगर हम देखते हैं तो एशियन कंट्रीज़ में, अफ्रीकन कंट्रीज़ में रोमन लॉ तकरीबन हर जो दुनिया की जितनी भी वर्ल्ड लीगल रिजीम्स हैं उन सब में कहीं ना कहीं रोमन लॉ के कोई ना कोई प्रिंसिपल्स ज़रूर हैं। उन सब की बेसिक रोमन लॉ है, ग्रीक मैथोलॉजी है। तो हम बात करते हैं कि जर्मन सिविल लॉ में हम देखते हैं कि ये रोमन लीगल ट्रेडिशन से ट्रेस किया गया है, इसकी बेसिस रोमन लीगल ट्रेडिशन है। फिर उसके बाद ड्यूरिंग मिडल एजेस के दौरान क्या हुआ कि जो जर्मन लीगल स्कॉलर्स थे उन्होंने अपने लीगल प्रिंसिपल्स को डेवलप किया। अब डेवलप किस बेस पे किया था, उसकी बेसिस थी रोमन लॉ था, कस्टम्स और ट्रेडिशंस से जर्मनी सोसाइटी की, यानी कि जर्मनी की जो सोसाइटी थी, माशरा था, उसमें क्या ट्रेडिशंस थे, क्या कस्टम्स थे, वो बेसिस बने उन लीगल प्रिंसिपल्स की जो कि जर्मन स्कॉलर्स ने बिगन टू डेवलप करने स्टार्ट किए थे। उसके बाद हम दूसरा जो हमारे पास पीरियड आता है वो कोडिफिकेशन मूवमेंट आता है। अब कोडिफिकेशन मूवमेंट में क्या होता है कि 19th सेंचुरी में एक कोडिफिकेशन मूवमेंट चलती है, सिर्फ जर्मनी में ही नहीं चलती बल्कि हम देखते हैं कि 19th सेंचुरी में यूरोपियन कंट्रीज़, अमेरिकन कंट्रीज़ भी अपने लीगल सिस्टम्स को कोडिफाई करने की कोशिश करते हैं। There was a movement in Germany to codify civil law and create comprehensive legal code। अब comprehensive legal code को हम कॉन्स्टिट्यूशन भी कह सकते हैं, आइन भी कह सकते हैं पाकिस्तान की ज़ुबान में। तो ये कोडिफिकेशन की मूवमेंट चली थी जिसका नतीजा क्या निकला कि कॉम्प्रिहेंसिव लीगल कोड निकला, ठीक हो गया। इसका मेन पर्पस क्या था, इस लीगल कोड का मेन पर्पस ये था कि लीगल सर्टेनिटी एंड कंसिस्टेंसी एज वेल एज द नीड टू मॉडर्नाइज द लीगल, यानी कि मुआशरे में, एक सोसाइटी में लीगल सर्टेनिटी पैदा करना, कंसिस्टेंसी पैदा करना कि जितने भी लीगल प्रिंसिपल्स हैं, लीगल लॉज हैं, उन सबको एक आम से आम इंसान भी, आम से आम जो है इंडिविजुअल भी, वो भी समझ सकें उन्हें। और साथ साथ इसका एक और मकसद था, वो ये था कि लीगल सिस्टम को मॉडर्नाइज करना सोशल इकोनॉमिक चेंजेस के साथ साथ। अब 1900 में क्या होता है कि सिविल कोड बनता है जिसे हम बीजीबी भी कहते हैं, जो कि आज के जो मॉडर्न सिविल लॉ जर्मन है, ठीक है, उसकी फाउंडेशन बनता है। और जो बीजीपी है ये कॉम्प्रिहेंसिव लीगल कोड है जो कि बहुत ज़्यादा एरियाज़ को कवर करता है, लीगल एरियाज़ को कवर करता है, जिसमें हम कह सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट्स आ जाते हैं, फैमिली लॉ आ जाते हैं, टॉर्ट्स आ जाते हैं, प्रॉपर्टी राइट्स आ जाते हैं। अब हम नंबर 3 पे आते हैं, नाजी इरा एंड पोस्ट वर्ल्ड वार 2। अब इसमें क्या हुआ था कि नाजी इरा जो था जर्मनी का, ये एक ब्लैक एरा इसे कहा जाता है, क्योंकि फॉर ह्यूमैनिटी, इंसानियत के लिए, क्योंकि इसमें एक नाजी रिजीम चली थी जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा सुपीरियोरिटी की बेस पे जो है ह्यूमन राइट्स का कत्लेआम हुआ था। अब इसमें क्या था कि इसमें जो लॉ को, नाज़ी रिजीम के दौरान जो लॉ को सिर्फ इसलिए इस्तेमाल किया जाता था कि वो अपनी आइडियोलॉजी को प्रमोट कर सकें, इन्फोर्स कर सकें, और सप्रेसिंग डिसेंट,
मैनी लीगल स्कॉलर, बहुत से लीगल स्कॉलर्स थे, ठीक है। तो जिन्होंने लीगल सिस्टम को कैरी आउट हॉरिफिक क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। लीगल स्कॉलर्स और जजेस ने लीगल सिस्टम को एक गलत और नेगेटिव वे में इस्तेमाल किया, जो कि जैसे कि मैंने पहले कहा कि नाज़ी रिजीम बजाते खुद एक क्राइम था अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के, तो इसे प्रमोट करने के लिए उन्होंने लीगल सिस्टम को यूज़ किया था। अब हम वर्ल्ड वार 2 की बात करते हैं। आफ्टर वर्ल्ड वार 2 द लीगल सिस्टम इन जर्मनी वाज कम्प्लीटली, यानी कि वर्ल्ड वार 2 के बाद जो लीगल सिस्टम था जर्मनी में वो कम्प्लीटली ओवरहॉल्ड हो गया था। और फिर वो एक न्यू रेवोल्यूशन आई, एक नाजी रेवोल्यूशन के बाद। आफ्टर वर्ल्ड वार 2 के बाद जो जर्मन स्कॉलर्स थे, लीडर्स थे, उन्होंने अपनी जो गोल्स थे वो चेंज किए। उनके जो गोल्स थे, अब उनका गोल क्या था? अब उनका गोल ये हो गया कि डेमोक्रेटिक स्टेट बनाई जाए जिसमें लीगल सिस्टम को इस्तेमाल किया जाए वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के लिए नहीं, प्रोटेक्टिंग ऑफ ह्यूमन राइट्स के लिए, प्रोमोटिंग द रूल ऑफ लॉ के लिए, प्रोमोटिंग द राइट ऑफ लाइफ के लिए, प्रोमोटिंग द राइट ऑफ प्रॉपर्टी के लिए, ठीक है। तो जो बीजीबी था, कॉम्प्रिहेंसिव लीगल कोड ऑफ जर्मनी, ठीक है, जो बीजीबी था रिमेन फाउंडेशन ऑफ लीगल सिस्टम, उसने फाउंडेशन ऑफ लीगल सिस्टम की बुनियाद रखी, बट इट वाज सप्लीमेंटेड बाय न्यू लॉज। लेकिन ऐसा नहीं था कि वो पुराने लॉज पे ही डिपेंड नहीं करता था, इसे नए न्यू लॉज भी दिए गए क्योंकि मार्शल चेंज हुआ, इकोनॉमिक और सोशल चेंजेस आए, तो फिर न्यू लॉज की भी ज़रूरत पड़ी। एंड रेगुलेशंस दैट रिफ्लेक्ट द वैल्यूज ऑफ न्यू डेमोक्रेटिक स्टेट। अब हम आते हैं मॉडर्न डेवलपमेंट। अब हम आते हैं कि मॉडर्न डेवलपमेंट्स क्या हुई थी। रीसेंट कुछ ही हालिया ही सालों में जर्मन सिविल लॉ हैज़ कंटिन्यू टू इवॉल्व एंड डेवलप होना स्टार्ट हुआ है विद न्यू लॉज एंड रेगुलेशंस। फॉर एग्जांपल, अब हम एग्जांपल लेते हैं कि रिसेंट जो चेंजेस आए हैं टू फैमिली लॉ में have made it easier for same-sex couples to adopt children, and new laws have been introduced to address issues related to privacy and cyber security. अब हम इसमें क्या देखते हैं कि जर्मनी में जो सेम सेक्स के जो कपल्स हैं, अब उन्हें भी राइट दिया गया है कि वो अपने किसी भी बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद न्यू लॉज में इसमें एक और अमेंडमेंट आई है, वो ये आई है कि अब मॉडर्नाइज डेवलप हुए हैं जो लॉज थे वो प्राइवेसी और साइबर सिक्योरिटी के प्रोटेक्ट करने के लिए, साइबर क्राइम्स को रोकने के लिए। अब हम आते हैं कंक्लूजन क्या निकलता है इसका। द डेवलपमेंट ऑफ सिविल लॉ इन जर्मनी हैज़ बीन शेप्ड बाय वैरायटी ऑफ हिस्टोरिकल सोशियो पॉलिटिकल फैक्टर्स from its roots in Roman law to the modern legal system of today. German civil law has played a vital role in shaping the country's legal and social landscape. The codification movement, Nazi era and post-war era two developments have all had a significant impact on the development of German civil law, and new developments in recent years continue to shape the future of the legal system. इसका कंक्लूजन आ जाता है हमारे पास। फिर हमने इसके 4 जो मॉडर्न इराज थे वो देखे हमने, फिर हमने इसका देखा कि ओरिजिन कहाँ से हुई। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। और एक और इम्पोर्टेंट बात है कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब नेक्स्ट वीडियो में जो सिविल लॉ है इन जर्मनी, उसके हम जुडिशियल स्ट्रक्चर करेंगे और उसके सेलिएंट फीचर्स करेंगे।